हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग वेक्टर स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर से हम लोग वेक्टर स्टार्ट करेंगे और ये जो पूरी प्लेलिस्ट बनेगी ये जेई मेन भी देख सकता है, नीट एस्पिरेंट भी देख सकता है, जेई एडवांस एस्पिरेंट भी देख सकता है। कोई कोई लेक्चर में क्लियरली लिखा रहेगा फॉर जेई मेन ओनली, और जिस लेक्चर में नहीं लिखा गया है वो समझ लेना नीट वाले भी देख सकते हो, जेई मेन वाले भी देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि थ्योरी वाला पार्ट तो सेम ही है ना, एनसीईआरटी में तो सेम ही थ्योरी है ना, तो बस वही लॉजिक है। भले आप जो एस्पिरेंट्स आपको लगता होगा थ्योरी बहुत डिफरेंट है, लेकिन थ्योरी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ठीक है, बस जेई मेन और एडवांस में थोड़ा ज़्यादा डीप में जा सकते हैं, नीट में उतना डीप में नहीं जाएंगे। लेकिन थ्योरी वाला पार्ट जैसे आप देखोगे मैं सबके लिए सेम ही पढ़ाऊँगा, फिर उसी वाले थ्योरी वाले पार्ट के किसी किसी कॉन्सेप्ट्स को बहुत डीपली यूज़ करूँगा जेई एडवांस के क्वेश्चन बनाने में, मेन के बनाने में, और नीट के बनाने में उतना डीपली यूज़ नहीं करूँगा। ठीक है, तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ये पूरी प्लेलिस्ट आपको देखनी पड़ेगी, एक लेक्चर में पूरा वेक्टर नहीं रहेगा, पार्ट्स में रहेंगे। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उस प्लेलिस्ट के लिंक में बाकी वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मोटिवेशन क्या, हम लोग वेक्टर क्यों पढ़ते हैं? तो हम लोग पढ़ना चाहते हैं वेक्टर्स। ठीक है, लेकिन वेक्टर्स क्यों पढ़ना चाहते हैं? क्योंकि आप जितने ही फिजिकल क्वांटिटी 11-12 में एनकाउंटर करोगे, फिजिक्स में जितनी ही फिजिकल क्वांटिटी आपको मिलेंगे उसमें मोर देन 90% फिजिकल क्वांटिटीज़ वेक्टर है। ठीक है, तो अगर आपको वेक्टर के बारे में नहीं समझ में आता है तो आप अच्छे से कभी फोर्स नहीं समझ पाओगे, कभी चेंज इन मोमेंटम नहीं समझ पाओगे, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड समझ नहीं पाओगे। ठीक है, क्योंकि वो सब चीज़ें, जितनी भी चीज़ों को मैंने नाम लिया वो सब चीज़ें वेक्टर्स, और अगर आपको वेक्टर समझ में नहीं आता है, उसके बारे में आप फील नहीं कर पाते हो, तो वो सब चीज़ें के बारे में भी अच्छे से नहीं सोच पाओगे। इसलिए वेक्टर जो है उस सेंस में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, तो जो फिजिक्स जो पार्ट है वेक्टर और मैथ्स के, इसको ही मैथ्स में बोल सकते हैं, तो वेक्टर हो गया, इंटीग्रेशन हो गया और डिफरेंशिएशन हो गया। ये 3 टॉपिक आपको एक मिनिमम बेसिक लेवल तक समझ में आना चाहिए, तभी आप फिजिक्स समझ पाओगे। ठीक है, तो यहाँ तो हम लोग सिर्फ वेक्टर करने वाले हैं, तो अभी वेक्टर पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वेक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, आप सब लोग F=ma जानते होंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मिला है कि एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास 2 kg है, और इस ब्लॉक पे, सॉरी मैं इंक चेंज करता हूँ, ब्लॉक पे जो है आप 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। ठीक है, और मान लेते हैं ब्लॉक जो है एक टेबल टॉप के ऊपर है, तो ब्लॉक जो है टेबल के ऊपर है, 2 kg का ब्लॉक है ना। अब इसके ऊपर आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, अब जिन्होंने फोर्स एक्सेलरेशन नहीं सुना है, होपफुली 10 तक सुन लेते होंगे, तो इसमें बेसिकली हम लोग ये वाला इक्वेशन यूज़ करने वाले हैं, F=ma है। ठीक है, इसमें कौन सा इक्वेशन यूज़ करने वाले हैं? F=ma है ना। अब एक प्रॉब्लम देखो यहाँ पे, या रादर आपको तुरंत सोल्यूशन यहाँ पता चल जाएगा पहले कि 10 न्यूटन का फोर्स है, तो इस पर फोर्स कितना लगा रहे हैं? 10 न्यूटन का, तो F की वैल्यू 10 हो जाएगी, मास की वैल्यू 2 है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 10/2 यानी 5। ठीक है, अब लेकिन फ़र्क देखो, अगर मैं आपको बोला नहीं हूँ 10 न्यूटन कैसे लग रहा है, तो अगर आप 2 केस ले, एक केस में 10 न्यूटन ऐसे लगा है, ठीक है, और एक केस में आप 2 kg ब्लॉक पे 10 न्यूटन ऐसे लगा है, तो ऑफकोर्स आपको पता है कि इस केस में 0 एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और इस केस में अगर ये सरफेस स्मूथ है मतलब फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। ठीक है, अब ये सब में उतना उलझना मत, ये खाली जिसको F=ma पता है वो समझ सकते हैं बात को, नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे उसका यूज़ नहीं होगा। बस एक एग्जांपल के थ्रू मैं बता रहा हूँ, एक केस के थ्रू बता रहा हूँ, क्यों डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। कोई फिजिकल क्वांटिटी जैसे फोर्स के बारे के, फोर्स का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी फोर्स बाय मास यानी 10/2 यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो भी है। ठीक है, आपके लिए 5 इंपॉर्टेंट है, तो F 10 था, मास 2 था, पुट कर दिया वैल्यू, तो एक ही वैल्यू इतनी आ गई। ठीक है, तो देखो दोनों केस में 10 न्यूटन का फोर्स ही लग रहा है, लेकिन दोनों केस में इफेक्ट डिफरेंट प्रोड्यूस हो रहा है। इस केस में इफेक्ट कितना है? 0, मतलब कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर पाई है फोर्स। ठीक है, टेबल के ऊपर रखा हुआ है ब्लॉक को आप ऊपर से दबाओगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक पेन है, इस पेन को मैं ऐसे दबाऊंगा 10 न्यूटन, सब तो नहीं चलेगा, लेकिन पेन पे मैं ऐसे 10 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तब ये चल रहा है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन सेकंड केस में हो रहा है, फर्स्ट केस में नहीं हो रहा, ऑल तो दोनों केस में आपको लग सकता है, ऐसा लग रहा होगा कि फोर्स तो सेम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको सही तरीके से कैसे समझाते हो? आप फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, स्ट्रेंथ है, वो सेम यूज़ कर रहे हो, फोर्स की डायरेक्शन दोनों केस में डिफरेंट है, इस केस में फोर्स आप ऐसे लगा रहे हो, इस केस में ऐसे लगा रहे हो। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन या इफेक्ट जो फोर्स प्रोड्यूस करता है वो चीज़
फोर्स के सिर्फ मैग्नीट्यूड या स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं करती, वो किस डायरेक्शन में लग रहा है उस पर भी डिपेंड करती है। तो अगर आप सिर्फ बोलोगे 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ मैं, तो ये भी आंसर आ सकता है, ये भी आ सकता है, और कुछ भी आ सकता है डिपेंडिंग आप किस एंगल पे लगा रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग केस में अलग अलग रिजल्ट आएगा, लेकिन ऑल्दो सब केस में 10 न्यूटन का फोर्स ही लग रहा है। तो 10 न्यूटन बोलने से काफ़ी नहीं है, आपको यहाँ पे डायरेक्शन ही बताना पड़ेगा, तभी दोनों केस का फ़र्क आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड बताओगे तो काम नहीं चलेगा, फोर्स का डायरेक्शन ही बताना पड़ेगा कि फोर्स किस तरफ लग रहा है, लेफ्ट से लग रहा है, ऊपर से लग रहा है, राइट से लग रहा है, 37 डिग्री एंगल पे लग रहा है, कुछ भी बताना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग ये चेक कर रहे हैं, चाहिए समझे यहाँ पे कि सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड यानी फोर्स कितना बड़ा है उससे काम नहीं चलेगा, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है उससे वो भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ फोर्स इज इनकम्प्लीट विदाउट इट्स डायरेक्शन। जब तक आप डायरेक्शन नहीं बताओगे तब तक फोर्स का डिस्क्रिप्शन कंप्लीट है ही नहीं, ठीक है। अब ऐसे टाइप के बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है उसका डिस्क्रिप्शन कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, और आपका शहर है, मान लेते हैं आप अयोध्या से हो, है ना। तो वहाँ लोग राम मंदिर आ रहे हैं, राम मंदिर जो बन रहा है उसके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है ना। तो सपोज़ उनको नहीं पता क्योंकि वो नए हैं आपके शहर में, तो वो आपसे पूछे कि भाई मुझे बता दीजिए कि राम जी का मंदिर कहाँ पे है ना। तो आप बताओगे, तो मान लेते हैं कि आप जहाँ पे खड़े हो वहाँ से राम जी का मंदिर जो है सिर्फ 500 मीटर दूर है। तो यहाँ पे मंदिर है, ठीक है, और यहाँ पे अभी आप खड़े हो, है ना। तो आप यहाँ पे हो और मंदिर इस पॉइंट पे, ठीक है। मान लेते हैं आपसे जो मंदिर है, इजी रखने के लिए चीज़ों को, एकदम सीधे सीधे लाइन में है, टेढ़ा मेढ़ा लाइन पे नहीं है, और सिर्फ आधा किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो आप अगर जो टूरिस्ट आया है, जो पर्यटक आया है, उसको ये बोल दोगे कि भाई यहाँ से आप आधा किलोमीटर दूर चले जाओ, तो क्या वो मंदिर पहुँच जाएगा? नहीं, क्योंकि यहाँ से आधा किलोमीटर दूर सिर्फ ये एक पॉइंट नहीं है, यहाँ से आधा किलोमीटर दूर पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इनफैक्ट अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे जिसका रेडियस 1/2 किलोमीटर का है, तो उस सर्कल का हर एक पॉइंट यहाँ से आधा किलोमीटर दूर होगा। जैसे ये वाला पॉइंट भी आधा किलोमीटर दूर है, ये वाला पॉइंट भी आधा किलोमीटर दूर है, ठीक है ना। तो ये सब पॉइंट्स जो आधा किलोमीटर के सर्कल पे लाई करेगा, सॉरी फ़ोन आ गया था। तो 0.5 किलोमीटर दूर बस यहाँ पे ये जो मंदिर का लोकेशन है सिर्फ 0.5 किलोमीटर आप बोलोगे दूर है आपसे, तो वो आदमी, वो टूरिस्ट जो है यहाँ नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि 0.5 किलोमीटर दूर सिर्फ मंदिर ही नहीं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मंदिर का लोकेशन बताने के लिए या किसी भी और चीज़ का लोकेशन बताने के लिए आपको दो चीज़ें बतानी पड़ती। एक तो कितनी दूर है, किस रेफरेंस से, सपोज़ यहाँ आपसे कितनी दूर पे है, और दूसरे कितने डायरेक्शन, मतलब किस एंगल पे है, डायरेक्शन पे है, ठीक है, वो ही बताना पड़ेगा। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ लोकेशन और पोजीशन, ठीक है, इज़ इनकम्प्लीट विदाउट मेंशनिंग इट्स डायरेक्शन, है ना। तो आप जैसे यहाँ पे लोकेशन ऑफ मंदिर बताना चाहते हो, तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये एंगल कितना है 30 डिग्री, तो आप डायरेक्शन लोकेशन ऑफ मंदिर क्या बोलोगे कि भैया 0.5 किलोमीटर दूर है और 30 डिग्री एंगल पे है नॉर्थ ऑफ ईस्ट। बस ये तरीका है डायरेक्शन बताने का, ठीक है, क्योंकि इसको ईस्ट बोलते हैं, इसको नॉर्थ बोलते हैं। तो ईस्ट से, ये ईस्ट है, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री वाले एंगल वाला जो लाइन है, उस लाइन के लॉन्ग आप चलोगे 0.5 किलोमीटर तो मंदिर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट का लोकेशन आप ऐसे बता सकते हो, है ना। ये डायरेक्शन बताने वाली जो चीज़ है वो तो हम लोग बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल है, इसमें ज़्यादा आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। आप अगर ये सोचो कि 0.5 किलोमीटर दूर इस पॉइंट से बहुत सारे पॉइंट्स थे और 30 डिग्री एंगल पे नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट वाला डायरेक्शन जो ईस्ट इसको बोलते हैं, ईस्ट से 30 डिग्री एंगल पे 0.5 किलोमीटर दूर बस एक ही पॉइंट है, ठीक है ना। तो एक यूनिक पॉइंट बता रहा है ये वाला लोकेशन, है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन भी बताना पड़ता है, कितनी दूर है या कितना बड़ा फोर्स है, उसके साथ साथ डायरेक्शन ही बताना पड़ता है, ठीक है ना। ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ को
वेक्टर्स बोलते हैं। अब जो मैं लाइन बोला हूँ इसमें थोड़ी सी गलती है, लेकिन वो 99% केसेस में जो मैं लाइन बोला हूँ सही है। तो अभी के लिए आप मान लो सही है, ठीक है, कि डायरेक्शन भी हो, कोई चीज़ का डिस्क्रिप्शन करते हो तो उसके पास डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, तब जाके उस क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर बोलते हैं। अभी के लिए आप मान लो कि ये सत्य है, ठीक है। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होगा उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड मतलब कितना बड़ा है, डायरेक्शन मतलब किस दिशा में है, ठीक है। तो कुछ कुछ एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं वेक्टर का। ये चीज़ आपको वेक्टर का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फोर्स हो गया, लोकेशन बताने वाला वेक्टर को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। वेलोसिटी मतलब कितना फास्ट चल रहा है और किस डायरेक्शन में चल रहा है। एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सभी चीज़ें वेक्टर है, ठीक है। और स्केलर क्या क्या होता है? स्केलर मतलब जिसको बताने के लिए आपको सिर्फ एक नंबर का ज़रूरत पड़ता है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक आदमी है, आप इस आदमी का मास बताओगे तो आपको खाली बोलना पड़ेगा 70 kg, ठीक है ना। 70 kg ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वो बोलने का कोई पॉइंट नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। मास के बारे में सिर्फ एक नंबर से मास जो है कम्प्लीटली स्पेसिफाई हो सकता है, ठीक है। ये आदमी का हाइट आप बताओगे 5 फुट 8 इंच 9 इंच जो भी है ना, उससे उसका हाइट कंप्लीट हो। तो हाइट भी एक स्केलर है, मास भी एक स्केलर है, ये सब चीज़ें स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? स्केलर। तो स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसका डिस्क्रिप्शन में बस एक नंबर वाला पार्ट चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? स्केलर। और वेक्टर में मैग्नीट्यूड नंबर वाला पार्ट भी चाहिए, डायरेक्शन वाला पार्ट भी चाहिए, ठीक है। ओके। और साथ में एक और रूल है जो मैं अभी बता देता हूँ ताकि आप सोचोगे मैंने पूरा नहीं बताया। वो वेक्टर का एडिशन लॉ फॉलो करना चाहिए, ठीक है। बस वो 3 चीज़ हो जाएगा तो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। एडिशन लॉ क्या होगा वो आगे के लेक्चर्स में हम लोग समझेंगे, ठीक है। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना? करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे?